1978 के साल का पहला दिन, जब बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के सिर्फ 4 मिनट में एयर इंडिया का ये लग्जरी प्लेन अपनी पूरी स्पीड से समुंदर में गिरकर कई टुकड़ों में बंट जाता है। प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मौत के मुंह में समा जाते हैं। ये कोई आतंकी साजिश थी या बॉम्ब ब्लास्ट और या फिर कोई हादसा था? अगर ये हादसा था तो कौन था इस हादसे का जिम्मेदार? ये प्लेन कई टुकड़ों में समुंदर में डूबा तो अपने पीछे कई ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़ गया जिसका जवाब मिलना अभी बाकी था। 1 जनवरी सन 1978 को जब बॉम्बे यानी मुंबई के सेंटा क्रूज एयरपोर्ट, जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, यहां से एयर इंडिया का एक लग्जरी प्लेन बोइंग 747 फ्लाइट नंबर 855 रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। प्लेन में उस वक्त 190 पैसेंजर्स के साथ 23 क्रू मेंबर्स यानी कुल 213 लोग सवार थे। फ्लाइट के कैप्टन 51 वर्ष के मदन लाल कुकर थे, जिन्हें 18,000 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था। इसके फर्स्ट ऑफिसर पूर्व एयरफोर्स कमांडर इंदु वर्मानी और इंजीनियर अल्फ्रेडो फारिया थे। इनके पास भी अच्छा खासा फ्लाइंग अनुभव था। प्लेन अपनी उड़ान के लिए तैयार था, जो धीरे धीरे रनिंग करता हुआ रनवे पर पहुंच गया और कुछ देर बाद एटीसी से सिग्नल मिलने के बाद ये प्लेन स्पीड बढ़ाता हुआ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ कर जाता है। कुछ ही सेकंड में प्लेन 855 अरब सागर के ऊपर पहुंचकर अपनी ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन फिर भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता जहां इसे होना चाहिए था। एटीसी इस सब पर लगातार नजर बनाए हुए थी और साथ ही साथ कैप्टन को गाइड भी कर रहे थे। तभी अचानक एटीसी का कांटेक्ट फ्लाइट 855 से टूट जाता है और बैक टू बैक कई बार कांटेक्ट करने के बाद भी वो पायलट से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और ना ही प्लेन 855 की साइड से कोई मैसेज एटीसी तक पहुंचता है। ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि प्लेन को टेक ऑफ किए अभी सिर्फ 3 से 4 मिनट्स ही हुए थे। लेकिन एटीसी को अब ये समझते देर न लगी कि कुछ न कुछ गड़बड़ या तो हो चुकी है और या फिर होने वाली है, और उनका ये अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। कुछ ही देर के बाद एटीसी को समुंदर में एक प्लेन की दुर्घटना होने की सूचना मिलती है। तुरंत ही एक खोजी हेलीकॉप्टर रवाना किया जाता है, लेकिन क्योंकि एटीसी का फ्लाइट से पहले ही कनेक्शन टूट चुका था और समुंदर में अंधेरा होने की वजह से खोजी हेलीकॉप्टर को फ्लाइट 855 का एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। पूरी रात चले इस सर्च ऑपरेशन के अगले दिन सुबह को एक्सीडेंट वाली लोकेशन को ढूंढ लिया गया। यह एक्सीडेंट इतना खतरनाक था जिसमें एयर इंडिया 855 का यह प्लेन कई टुकड़ों में बंट चुका था। किसी भी पैसेंजर के जिंदा होने की उम्मीद में रेस्क्यू टीम ने समुंदर के ऊपर और अंदर कई किलोमीटर दूर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अफसोस उन्हें कोई भी इंसान जिंदा न मिला। इससे एक बात तो तय हो गई थी कि प्लेन में सवार सभी 213 लोग अब काल के मुंह में समा चुके थे। इस एक्सीडेंट को किसी आतंकवादी साजिश या बॉम्ब ब्लास्ट के नज़र से भी देखा जाने लगा। फिर जल्द ही इन्वेस्टिगेशन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। इन्वेस्टिगेशन के लिए प्लेन के टुकड़ों को समुंदर से बाहर निकाला गया, जिसमें कई महीनों का वक्त लग गया। हर रोज प्लेन से जुड़ा कुछ न कुछ मलबा समुंदर से बाहर निकाला जा रहा था। प्लेन की हालत देखकर यह बात तो पूरी तरह साफ हो गई थी कि क्रैश करते समय प्लेन अपनी फुल स्पीड से समुंदर से टकराया था, जिससे वो कई टुकड़ों में बिखर गया था। क्योंकि नॉर्मल वाटर लैंडिंग से कम नुकसान होने की संभावना होती है। इस इन्वेस्टिगेशन में एटीएस के रोल को भी समझने की कोशिश की गई, जिसमें उन्होंने बताया, लास्ट टाइम जब पायलट से उनकी बात हुई थी तो प्लेन 35 डिग्री तक लेफ्ट साइड में झुका था, जिसके बाद प्लेन से उनका कनेक्शन टूट गया और उसके बाद फिर से कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने बॉम्ब ब्लास्ट को ध्यान में रखते हुए भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। उनका अंदाजा था कि शायद प्लेन में अचानक हुए ब्लास्ट की वजह से यह प्लेन कई टुकड़ों में बंटकर समुंदर में गिरा होगा, जिसके बाद पायलट कोई मैसेज नहीं दे सका
और उसी दौरान उसका संपर्क एटीएस से भी टूट गया होगा। लेकिन जांच जैसे ही आगे बढ़ी, उनका यह अंदाजा पूरी तरह गलत साबित हो गया, क्योंकि प्लेन का कोई भी हिस्सा आग से जला हुआ नहीं मिला, जबकि एक ब्लास्ट के वक्त पूरे चांसेस थे कि प्लेन में आग लगती या वो अलग तरह से फटकर टुकड़ों में बिखर जाता, जबकि यहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। इस प्लेन के साथ आखिर क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेटर्स को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उनके हाथ प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लगा, जिसमें प्लेन में हुई बातें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। इस रिकॉर्डर से इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि प्लेन उड़ने के कुछ ही देर के बाद क्रू टीम के किसी मेंबर ने पायलट को गलत इंफॉर्मेशन दी थी कि प्लेन दाईं ओर झुक रहा है, जबकि असल में वो सीधा ही था। पायलट ने इसे सीधा करने के लिए तेजी से दाईं ओर एक कोण बनाने की कोशिश की। ये कोण लगभग 35 डिग्री के आसपास बना, जिससे पूरा प्लेन ऑन बैलेंस हो गया। रिकॉर्ड हुई आवाजों में ये बातें साफ सुनाई दे रही थीं। प्लेन ज्यादा घूम गया है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। और इसके बाद सब कुछ शांत होता चला गया, क्योंकि बदकिस्मती से प्लेन समुंदर के आगोश में पूरी तरह समा चुका था, जिसमें सभी 213 पैसेंजर्स को अपनी जानें गंवानी पड़ी। रिकॉर्डिंग सुनने से यह बात तो साबित हो गई थी कि किसी के कहने के बाद पायलट कंफ्यूज हो गया था। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर पायलट को यह मैसेज क्यों दिया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया और अब जांच की गई एफडीआर यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की। ये एफडीआर फ्लाइट के हर मूवमेंट को कैप्चर कर लेता है। फ्लाइट कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितनी डिग्री पर मुड़ रहा है, प्लेन को उड़ाने और मोड़ने के लिए कौन कौन से कंट्रोल पैनल्स का इस्तेमाल किया गया, सब कुछ ये प्लेन डाटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है। और जब इस रिकॉर्डर की जांच की गई तो इसमें एक नई कहानी सामने आई। दरअसल प्लेन के उड़ान भरने के कुछ देर बाद समुंदर के ऊपर पहुंचते ही पायलट ने इसे राइट साइड पर मोड़ा ताकि इसका डायरेक्शन दुबई रूट पर हो जाए, और जिसके बाद इसे अपने निर्धारित रूट पर आगे बढ़ते रहना था। लेकिन असल गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि कैप्टन की साइड वाला एल्टीट्यूड इंडिकेटर किसी खराबी की वजह से प्लेन को राइट साइड झुका हुआ दिखा रहा था। दरअसल फ्लाइट में बैठे दोनों पायलट्स के सामने एक एक एल्टीट्यूड इंडिकेटर लगा होता है, और इन दोनों इंडिकेटर्स के बीच में एक तीसरा इंडिकेटर भी लगा होता है, ताकि इनमें से अगर कोई एक इंडिकेटर किसी वजह से खराब हो जाए तो बाकी के दो इंडिकेटर्स सही मैसेज दे सकें, जिससे आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा इंडिकेटर खराब है और प्लेन को किसी भी हादसे का शिकार होने से बचाया जा सके। प्लेन उड़ाते वक्त पायलट सिर्फ अपने ही इंडिकेटर को ठीक तरह से देख पाता है, जबकि उसे किसी दूसरे इंडिकेटर को देखने के लिए काफी मुड़ना और झुकना पड़ता है। पीछे बैठा फ्लाइट इंजीनियर तीनों इंडिकेटर्स और कॉकपिट को आसानी से देख सकता है, लेकिन यहां उसने बाकी के दो इंडिकेटर्स को न देखते हुए सिर्फ पायलट के खराब इंडिकेटर को ही देखा, जिसमें उसे प्लेन राइट साइड में झुका हुआ दिखाई दिया। तभी उसने पायलट से कहा कि प्लेन राइट साइड में झुक रहा है। ये वही आवाज थी जो वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई थी। इस केस में पायलट ये समझ ही नहीं पाया था कि उसका इंडिकेटर खराब हो चुका है। साथ ही उसने एक बड़ी गलती ये भी कर दी कि जब उसे प्लेन की राइट साइड झुकी हुई दिखाई दी तो उसने फर्स्ट ऑफिसर से उसके इंडिकेटर्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली और झुके हुए हिस्से को उठाने की कोशिश में प्लेन को लेफ्ट साइड में झुका दिया। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि पायलट ने प्लेन का बैलेंस बनाने के लिए इसे लेफ्ट साइड मोड़ा है। समुद्र के ऊपर अंधेरा होने की वजह से भी पायलट प्लेन की सही पोजीशन का अंदाजा नहीं लगा पाया और प्लेन अपनी जबरदस्त स्पीड से गिरता हुआ समुंदर से जा टकराया और कई टुकड़ों में बंट गया। 70 के दशक में एयर इंडिया की हिस्ट्री का यह सबसे बड़ा हादसा था, जिसमें सभी 213 लोगों ने ऑन दी स्पॉट अपनी जानें गंवा दी। 1971 में एयर इंडिया ने यह अपना पहला बोइंग 747 प्लेन खरीदा था, जिसका नाम मौर्य शासक सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया था। यह कई महाराजा थीम वाले लग्जरी प्लेनों में से एक था। इसे पैसेंजर सीट्स की जगह सोफे, कालीन, लाउंज और बार के साथ डिजाइन किया गया था, जिसमें राजस्थानी कस्ट्यूम में एयर होस्टेस मौजूद थीं।